हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से बेटे आपका एक सेशन शुरू कर रही हूँ मैं, नया हिंदी पेडागोजी क्रैश कोर्स, जिसमें आपके सीटेट का जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा उसकी एक ओवरव्यू लेंगे, गो थ्रू जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। मैं कोशिश करूँगी 10 से 12 क्लासेस में आपको पूरी हिंदी पेडागोजी एक बार ओवरव्यू के साथ ख़त्म करवा दूँ, ठीक है। तो पीवाईक्यू सेशन भी मैं साथ साथ देने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा ना मैनेज करने की कोशिश करना, आप भी समझना, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है मेरा। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्लासेस कैसे लेकर आऊँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए मुझे, क्योंकि आपको पता है कि फ़ीमेल को कितने घर पे काम होते हैं, सबको ही पता होगा ये तो, है ना। क्योंकि फैमिली है, फिर कॉलेज भी जाती हूँ मैं, फिर आकर घर का काम भी करती हूँ। आजकल कॉलेज में भी बहुत काम हो गया है, और आकर फिर मैं खुद का भी कुछ अपना करती हूँ, कोई स्किल सीखती हूँ ऑनलाइन, कैसे काम करा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ साथ जुड़े रहोगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी भी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें करवा दूँ, ठीक है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं थी ज़्यादा बातें करना। चलिए, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी क्रैश कोर्स, आपका सीटेट के बच्चे हो, रीट के हो, बीटेट के हो, एसटेट के हो या एसटेट के बच्चे हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं इसमें क्या क्या कंटेंट आपको कवर करवाऊंगी वो एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस क्रैश कोर्स में। सबसे पहले भाषा का मीनिंग, फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, भाषा की प्रकृति कैसे है, भाषा अर्जन कैसे होगा, भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, भाषा के रूप, विविध रूप, भाषा के कार्य और भाषा का उपकरण के रूप में प्रयोग, भाषा कौशल और बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म, व्याकरण की भूमिका, सहायक सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन, भाषा व विचार, और आपकी जो थ्योरीज हैं वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, स्टीफन क्रैशन, एनईपी 2020, त्रिभाषा सूत्र, शिक्षण विधियाँ, अधिगम क्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज की इसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना, कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा किसे बोलते हैं। देखिए, भाषा अपने ना फीलिंग्स को, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है, ठीक है। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं, क्योंकि एक भाषा ही है हमें जो दूसरों के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम किसी से क्या बात कर पाएंगे, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर रोज़ डेली रूटीन में हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता ही है, बिना बोले हमारा काम नहीं चलता। जब हम बोलेंगे, अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे, तभी सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ पाएगा। और सोशल जो हमारी स्किल है, सोशल स्किल को डेवलपमेंट करने में भी हमारी भाषा हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। भाषा एक तरह से आर्ट भी है, क्योंकि भाषा आपको दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना सिखाती है। भाषा से आपके बिहेवियर का पता चलता है, भाषा से ही आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, ठीक है। और आपकी डेवलपमेंट भी लैंग्वेज से ही होता है। तो भाषा कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। जहाँ भाषा की बताती है, भाषा को हम बहुत सारी फॉर्म में लिखते हैं। बहुत सारी फॉर्म कैसे, कि हम किसी भाषा को लिखेंगे लिखित रूप में, भाषा को लिखित रूप में भी लिखते हैं, मौखिक रूप में भी, और एक होती है आपकी साइन लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं चिन्हात्मक साइन लैंग्वेज, चिन्हात्मक साइन, थोड़ा इंग्लिश में मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम भाषा का यूज़ करते हैं, इस रूप में हम भाषा का यूज़ करते हैं। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि वो होती है जो हमें बताती है कि हमें भाषा कैसे लिखनी है ना, कि हम कैसे किस फॉर्म में लैंग्वेज को लिखेंगे। हम लिखते टाइम हमारे हैंड की मूवमेंट किधर जाएगी, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। जैसे कि हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि में हमारे पूरे साइन और सिंबल्स यूज बताए गए हैं कि हम भाषा को, हिंदी भाषा को ऐसे लिखेंगे। जैसे पंजाबी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश की जो आपकी लिपि है वो आपकी रोमन है, ठीक है। तो चलिए, अब भाषा के रूप क्या है। भाषा के मेनली 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक ओरल भाषा, जहाँ हम बोल कर अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अब मैं बोल रही हूँ। लिखित भाषा, जहाँ हम साइन को, सिंबल्स को लिख कर जब हम अपने बात को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने ये पीडीएफ बनाए रखी है और लिखित रूप में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। फिर है सांकेतिक भाषा, इशारों से बात करना, साइन लैंग्वेज में बात करना। इशारों से कैसे, कि जैसे मैं कहूँ कि समझ लेना आप, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो आप एकदम से इशारे में समझ जाते हो कि हाँ मैडम ये किस क्वेश्चन के लिए मुझे बोल रही है, हमें बोल रही है। या फिर कि आपके फ्रेंड ने आपको दूर से आवाज़ लगाई थोड़ी सी और हाथ देकर बुला लिया कि इधर आ जाओ, तो आप समझ जाते हो। ये साइन लैंग्वेज होती है, जो कि हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, परमानेंट होती है, क्योंकि लिखी हुई जहाँ भाषा होगी उसको हम बाद में देख भी सकते हैं। अब जो ओरल भाषा है उसका कोई स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि हमने बोल दी, वो आगे बनती 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 दूसरे ने बोली हमारी बात को, फिर तीसरे ने हमारी बात को बोली, तो वो बढ़ा चढ़ाकर वो बात कहीं ना कहीं दूसरी जगह पहुँच जाती है और उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। लेकिन लिखित भाषा जो होगी वो एक स्थायी रूप में परमानेंट रहेगी, जो आपने लिख दिया ना वो वर्ड वैसे ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। चलिए आगे आते हैं, भाषा के सिद्धांत की बात करते हैं। भाषा के सिद्धांत क्या है, टीचिंग के आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं। मेनली जो आपके प्रिंसिपल हैं, पहला प्रिंसिपल है आपका संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण, यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच। जहां हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं कि हम दूसरों के साथ बात कैसे करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, दूसरों के साथ बातें करना, अपने विचारों को साझा करना, दूसरे की बातों को सुनना, विचारों को सुनना। तो भाषा को संचार के उद्देश्य से सीखना कि कम्युनिकेट कैसे करें। तभी हम जब हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं तो बच्चा मातृभाषा अपने आप सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इमिटेट कर रहा है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अनुकरण से चीज़ों को सीखता है। भाषा भी वो अनुकरण से ही सीखता है, इमिटेट करके ही सीखता है। और जब वो अपनी मातृभाषा को सीख कर 3 साल के बाद जब स्कूल में जाता है तो अपनी मातृभाषा को जोड़ कर ही वो दूसरी भाषा को सीखना शुरू कर देता है। और जो वो सीख रहा है ना, जो वो बोल रहा है, बातें कर रहा है, वो कम्युनिकेशन है। और वो कम्युनिकेशन क्या है? संचार। या कि हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों को दूसरों के साथ अपनी बात को कहना सिखाना। ठीक है। फिर आगे है वास्तविक जीवन स्थितियों में भाषा का प्रयोग पर बल देना, कि आप रियल लाइफ की एग्जांपल दो, अपने जीवन से जोड़कर अपनी बातों को बोलो, देखो, सीखो। ठीक है। इसीलिए जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में तो रियल लाइफ की एग्जांपल बहुत देने की बात करते हैं, कि बच्चों को वास्तविक जीवन से स्थित जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो दो। इसीलिए देते हैं ताकि बच्चा सीखे, क्योंकि आसपास की चीज़ों से बच्चा ज़्यादा सीखता है। व्याकरण की तुलना में संप्रेषण क्षमता पर अधिक ध्यान देना। हमने व्याकरण पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जब भी बच्चा मातृभाषा सीखेगा व्याकरण पर कभी भी वो फोकस नहीं करता, वो सिर्फ कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। तो हमने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को इतना ज़्यादा डेवलप करना है कि बच्चा अच्छे से अपनी बात को दूसरों तक रख पाए। इसीलिए जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, कविताएं, कहानियाँ बच्चे से बुलवाते हैं, सुनवाते हैं कि आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो गया ना, कोई पोइट्री कंपटीशन हो रहा है, कोई आपका स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन हो रहा है, कोई आपको पैराग्राफ दे देते हैं, कोई टॉपिक दे देते हैं कि इस बात पर बोलो। और बच्चों के जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसमें जो हमारा वो पैराग्राफ ऐसे राइटिंग होती है वो भी बच्चे के रूटीन से रिलेट करती है, उसकी लाइफ से रिलेट करती है कि माई मदर पे ऐसे लिखो, माई फादर पे ऐसे लिखो। तो इस तरह से वो कम्युनिकेशन का हमारा एक एग्जाम्पल है। हम चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करे, बच्चों को आगे आने के हमें अवसर देने हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मान लीजिए मैं पूछूंगी चलो आप ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक्स वाई किसी का भी नाम ले लिया, सचिन का ले लिया, सीटेट का ले लिया, ठीक है ना, और अपना रोहित का ले लिया। तो मैं कहूँगी बताओ इस क्वेश्चन के बारे में आप बताओ। आप में से आपका एक बच्चा ये कहे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं लिख दूँगी इसको। अब एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा मीन्स आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटी अच्छे से डेवलप नहीं हुई, आप अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। एक्सप्रेस कब कर पाओगे? जब आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। और हम स्टार्टिंग में लैंग्वेज पे इसीलिए ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि बच्चा बोले। कभी स्टेज पर बच्चे को बुला रहे हैं, कभी कहानियों के जरिए बच्चे को बुला रहे हैं कि सुनाओ, चलो ये कहानी सुनाओ, ये कविता सुनाओ। ठीक है। तो वहाँ पर हम व्याकरण पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिर्फ बच्चे के संप्रेषण क्षमता पर अधिक ध्यान देते हैं। अगला है आपका सहज अधिगम सिद्धांत। नेचुरल अप्रोच अपनानी है हमने बच्चे की, नेचुरल वे में सिखाना। नेचुरल वे कैसे करेगा? कि जो बच्चे को इन्वायरमेंट में जो भाषा मिल रही है वो बच्चा उस भाषा को सीख रहा है, इमिटेट कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, वो ही बच्चे का सहज अधिगम है। कि अपने आप से ही बच्चा इन्वायरमेंट में रह रहा है, आसपास के लोगों को देखा और फिर वो बच्चा वो भाषा सीख गया। मातृभाषा अर्जन की प्रक्रिया की नकल। मातृभाषा जब बच्चा एक्विजिशन करेगा, अर्जन करेगा, तो हमेशा नकल करेगा। जिस भी भाषा को हम बोल रहे हैं, हमारी जो मातृभाषा है, हम हमेशा उसकी नकल करते हैं, हमारे पेरेंट्स की, हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे पीयर ग्रुप की। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलेंगे हम वैसी ही भाषा बोलेंगे। हमारा जो पिच होगा, हमारा जो साउंड होगा, हमारा जो टोन होगा बोलने का, वो सारा ही हमारे इन्वायरमेंट से आता है। क्योंकि आप लोग देखना, आप बता देते हो कि ये व्यक्ति किस भाषा में बोल रहा है, उसके बोलने
कि टोन क्या है, तो अब उसकी टोन से उसके एरिया का पता लगा लेते हो। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, अब मेरे बोलने को भी आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है ना। तो आप बताना मेरे लैंग्वेज के टोन से, आप बताना कि मैं कहाँ से हूँ, फिर देखती हूँ आपने कितना जज किया होगा मुझे। और ये सब हमें हमारी मातृभाषा से, हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है। हमारे पेरेंट्स, हमारे पीयर ग्रुप, हमारी फैमिलीज़ जैसे बोलेगी, हमारी टोन भी वैसी होगी। हमारा एरिया क्या है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो होती हैं वो भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमारा सब जो हमारा कल्चर है ना, हमारा कल्चर ने ही हमें एक लैंग्वेज दी है, हमें एक बोली दी है, और उस भाषा, उस बोली में हम बात करते हैं, हमारा ऑटोमेटिक टोन वैसे ही चला जाता है। पहले समझना फिर बोलना, कॉम्प्रिहेंसिव बिफोर प्रेडिक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, हमने बच्चों को अंडरस्टैंड करेगा, फिर बच्चा बोलता है। पहले समझता है फिर बच्चा बोलता है। कम तनाव वाला वातावरण, लो इफेक्टिव फिल्टर। यहाँ बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट देंगे, कोई प्रेशर नहीं है बच्चे पे, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। देखना छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप देखना 2-2.5 साल तक के बच्चे, 1.5 से 2 या 2.5 साल के बच्चे, इन बच्चों का आप देखना कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होता है। इतनी बातें करते हैं ना ये बच्चे, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। मेरी फैमिली में भी छोटे बच्चे हैं, मेरी भतीजी है, भतीजा है, और जो मेरी भतीजी है तो वो इतना ज़्यादा बोलती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी मैं आपको उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगी तो देखना, मतलब उसका इतनी ही छोटी सी 2.5 साल की है और इतना ज़्यादा वो कम्युनिकेशन स्किल है ना उसका, कोई प्रेशर नहीं है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, दादू दादी, मतलब इतना, मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी करना है, क्वेश्चनिंग भी करनी है, और आंसर्स भी देने हैं, और खुद बोल बोल कर चीज़ों को बताती भी है, बना बना कर भी बताएगी, ठीक है। तो वो ऐसा इन्वायरमेंट अगर बच्चों को देंगे ना, तो बच्चा वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। अगला है समग्र दृष्टिकोण, होल लैंग्वेज अप्रोच। हमने होल लैंग्वेज अप्रोच को अपनानी है, समग्र भाषा दृष्टिकोण। अब इसमें क्या होगा कि भाषा को हमने पूरा सिखाना, अखंड रूप में सिखाना है, यानी कि ये होल टू पार्ट चलती है, होल टू पार्ट। यहाँ हमने पूरा बच्चे को एक पेड़ बना दिया, फूल बना दिया, इस फूल को दिखा दिया, बाद में इसके फूल के छोटे छोटे पार्ट दिखा रहे हैं हम। तो समग्र भाषा दृष्टिकोण, होल लैंग्वेज अप्रोच अपनानी है हमने। पढ़ना, लिखना, सुनना एक साथ विकसित करना है। ये चारों के चारों स्किल हमारी एक साथ चलेंगी। साथ में बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, रीडिंग भी करवा रहे हैं, राइटिंग भी करवा रहे हैं, लिसनिंग भी करवा रहे हैं, और बोलना भी बच्चे को सिखा रहे हैं। स्कूल में जाता है तो चारों स्किल्स बच्चे की ईजिली और साथ साथ डेवलप होती हैं। नर्सरी क्लास में जैसे बच्चे ने एडमिशन लेनी है, देखना लिखना भी सीख रहा है, टीचर बोलने की प्रैक्टिस भी करवा रही है, सुन भी रहा है टीचर को और लिख भी रहा है, ठीक है। अर्थपूर्ण संदर्भों में भाषा शिक्षण, और मीनिंगफुल जो संदर्भ होते हैं, मीनिंगफुल जो पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग, वो भाषा शिक्षण हम बच्चे को यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। पूरा मीनिंग बता दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पोइम बतानी है, तो आप पहले पोइम में बता दोगे पूरी कि ये पोइम में देखो ऐसे ऐसे इसमें ये चीज़ होती हैं, काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं, फिर बाद में आप उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर बताओगे, ठीक है। अर्थपूर्ण संदर्भ में भाषा शिक्षण। चलिए कुछ एक इम्पोर्टेंट और प्रिंसिपल्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। पहला है बहु इंद्रिय अनुभव, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस। अब बहु इंद्रिय अनुभव यानी कि मल्टी सेंसरी, यानी कि सेंसेस का बच्चा यहाँ पर यूज़ करता है। सेंसरी यानी कि बच्चा देखेगा, सुनेगा, फील करेगा, अनुभव करेगा, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस जब बच्चे को होगा तो बच्चा भाषा को ईजिली सीख पाएगा। दृश्य, श्रवण और कायिक अनुभवों का उपयोग करना, चित्रों, गतिविधियों और खेलों के माध्यम से सीखें। पिक्चर के जरिए कोई एक्टिविटी करवाकर, खेल खेल में बच्चे को जब हम सिखाते हैं, उससे बोलते हैं बहु इंद्रिय अनुभव, यानी कि अब बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स का 5 सेंसेस हैं जो हमारे, उनका बच्चा यूज़ करता है। सृजनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिएटिविटी क्या है लैंग्वेज की, कि देखिए जब बच्चे को हमने कोई टॉपिक दे दिया, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि चलो लैंग्वेज के बारे में आप बताइए मुझे, या कल घर से पढ़ कर आना लैंग्वेज के बारे में, पूछूंगी कि लैंग्वेज क्या है, तो आप क्या करोगे, उस लैंग्वेज को लेकर ही, टॉपिक को लेकर ही बहुत सारे नए नए वर्ड्स को ऐड करने की कोशिश करोगे, नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करोगे, और अपने तरीके से उस एक पूरे टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, और नए नए वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ करोगे। तो वो होता है आपकी क्रिएटिविटी, कि वहाँ पर ने अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ किया। हमने रटने से बचाना है बच्चे को, रटंत विधि का यूज़ नहीं करना, हमने बच्चों को रटवाना नहीं है, हमने बच्चे को समझाना है। समझाना, जितना बच्चे को समझाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चा आसानी से और इजीली सीखेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे के अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बेटे। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, हम अपने आप में यूनिक हैं। आप सब ये मत सोचा कीजिए उसको ज़्यादा आता है, उसको कम आता है। हर बच्चे को अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग सबको बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हर बच्चा यूनिक है। भगवान ने हर किसी को हर तरह की एबिलिटी दी है, ठीक है। किसी में कोई कमी है तो किसी में कोई अच्छाई है तो किसी में
कुछ है, ठीक है। तो विभिन्न स्तर के छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करवाना, जैसे जैसे लेवल हमारे अलग अलग होंगे, जैसे कि मान लीजिए हम पहले प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर हम माध्यमिक स्तर पर, और फिर हम उच्च स्तर पर। तो इन तीनों लेवलों पर ही बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि प्राथमिक लेवल पर है, यहाँ हम बच्चे को कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर जो आपका माध्यमिक लेवल है, यहाँ पर बच्चा समझना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर फिर बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल पर आ जाता है, ठीक है। बहुस्तरीय शिक्षण विधियाँ, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों को देते हैं, इसीलिए ताकि क्योंकि हर बच्चे की सीखने की स्पीड कभी भी सेम नहीं होती। हर बच्चे का सीखने का तरीका और उसकी समझ धीरे धीरे डेवलप होती है। जरूरी नहीं कि क्लास में 40 बच्चे को आपने एक टॉपिक करवाया और वो तभी सीख गया, वो तभी नहीं सीखेगा, वो धीरे धीरे करके ही सीखेगा, ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए एक टॉपिक आपने करवाया तो एक बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ गया, अब जरूरी नहीं कि सब पूरी क्लास को आ जाएगा, वो धीरे धीरे आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब 10 बच्चों को समझ में आ रहा है और 10 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो वह सिचुएशंस डिपेंड करती हैं क्लासरूम की कि आप किस तरह की टीचिंग मेथड्स को और शिक्षण विधियों का यूज़ करते हो। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट, कि आपने बच्चों को री इन्फोर्स करना है, बच्चों को पुनर्बलन देना है ताकि बच्चे भाषा को अच्छे से सीखें। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, यानी कि एक पॉजिटिव फीडबैक बच्चों को देनी, प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक देना, कि बच्चों को जब आप रीइंफोर्स करोगे, बच्चों को मोटिवेट करोगे, कोई ना कोई एक ऐसा स्टिमुलस बीच में रखोगे कि बच्चे सीखें। अब मान लीजिए आपने बच्चे को कोई टॉपिक सिखाना है, छोटे बच्चे की बात कर लेते हैं जो प्राथमिक स्तर पर होता है, जो नर्सरी में होता है, नर्सरी क्लास में। अब उसमें आपने बच्चे को सिखाना है, मान लीजिए आपने बच्चे को कोई पोइम सिखानी है, कोई कविता सिखानी है, कहानी सिखानी है, तो आप क्या करोगे, उसको कहोगे कि बेटे ये कहानी याद करो। चलो कहानी को छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल में बैठना शुरू करता है ना, टीचर क्या कहती है, अच्छे से बैठो, उठना नहीं है, शोर नहीं करना, मुंह पे उंगली रखो, जो शोर नहीं करेगा मैं उसके हाथ पे आइसक्रीम बनाऊंगी, मैं उसके हाथ पे टॉफ़ी बनाऊंगी, या मैं उसको टॉफ़ी दूंगी। जो ये आइसक्रीम है ना, और ये जो टॉफ़ी है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक स्टिमुलस का काम करते हैं, बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आप आराम से बैठो, क्लास में बैठना सिखाया जा रहा है, बोलना नहीं है, चुप रहो। तो ये एक बच्चे को रीइंफोर्स करने के लिए हम बीच में स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीडबैक का काम करते हैं। फिर बच्चे क्या करेंगे, ओबेस है कि चुप रहेंगे, उनको फिर टॉफ़ी चाहिए, घर जाकर वो दिखाएंगे मुझे टॉफ़ी मिली, आज मुझे सॉफ्ट मिली, आज मैम ने मुझे गुड दिया। तो ये जो आपको क्लासेस में हमेशा मिलता था, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये कहीं ना कहीं आपके स्टिमुलस का ही पार्ट था। त्रुटि सुधार संवेदनशील तरीके से करना, जब भी बच्चे कोई मिस्टेक करेंगे ना, हमें बड़े अच्छे तरीके से बच्चों की मिस्टेक्स को दूर करना, बच्चों को डांटना नहीं है, लेकिन इजी वे में उनकी मिस्टेक को उनको धीरे से बताकर, प्यार से समझाकर, पहले उनको शाबाशी देंगे, मोटिवेट करेंगे, और फिर उनकी गलती भी बता देंगे। मान लीजिए कोई बच्चा, आप बहुत सारे बच्चे टीचर भी होंगे, स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, तो किसी बच्चे को नहीं आ रहा, आप क्या करोगे, उसको मोटिवेट कर दो, शाबाश, कोई बात नहीं, बताओ आप, हाँ बताओ, अच्छा एक पॉइंट आपको उसको हिंट भी दे देते हो, अच्छा आगे बताओ। फिर जब वो बता देता है, सुनाना शुरू करता है, तो लास्ट में कहोगे शाबाश, बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटे थोड़ा सा इस पर भी काम करना। अब थोड़ा सा इस पर भी काम करना, वो क्या है, वो आपका संवेदनशील तरीका है, ठीक है। आपने डांटा भी नहीं, प्यार से उसको समझा दिया। चलिए कुछ और प्रिंसिपल और भी हैं, वो बात कर लेते हैं। एग्जाम में बहुत सारे आते हैं आपकी। रुचि जागृत करने का सिद्धांत, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत। क्रिया द्वारा सीखना, एक्टिविटी करके सिखाना। भाषा अर्जन का सिद्धांत, लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण करके सीखता है बच्चा। अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेगा बच्चा तभी भाषा सीखेगा। अनुपात और कर्म का सिद्धांत, एक नेचुरल आपका प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, कितना आपने भाषा को कितने दिन में कितना खत्म करवाना है। जैसे एक चैप्टर की बात करते हैं कि एक चैप्टर आप 3 दिन में चलाते हो, 4 दिन चलाते हो, एक प्रॉपर ऑर्डर में चलाते हो। बोलचाल का सिद्धांत, बच्चों से बुलवाना है। बाल केंद्रित सिद्धांत कि बच्चों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत कि हमें कैसे चलना है, हमें सरल से जटिल चलना है, विशेष से सामान्य चलना है, किस तरह से चलना है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, रिपीटेशन हमेशा होनी चाहिए, रिवाइज चीज़ें हमेशा लास्ट में करवानी चाहिए। जब तक कोई भी चीज़ रिवाइज नहीं होगी तब तक हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा रिपीटेशन होगी, और रिपीटेशन से आप चीज़ों को सीखोगे। विभाजन का सिद्धांत, डिवाइड कर करके पढ़ाना बच्चे को, होल टू पार्ट पढ़ाना। तो ठीक है, ये थे आज के प्रिंसिपल। अगला टॉपिक हम कल करेंगे, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। और हाँ, जो रिपीटेशन है ना, ये पुनरावृत्ति करना, ये आप पर भी लागू होती है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आपने क्या किया कि इस टॉपिक को पढ़ लिया, अब मैं आपको प्रिंसिपल करवा रही हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको नेचर भी करवाऊंगी, फिर मैं लैंग्वेज एक्विजिशन का आपको जो स्टेजेस है वो भी करवाऊंगी। अब मैं करवाती तो चली गई, लेकिन क्या किया आपने उसको रिवाइज किया, नहीं किया,
वो अब डिपेंड करेगा आपके नंबर लाने पे, क्योंकि गलतियां बच्चे क्या करते हैं, गलतियां यही मिस्टेक यहीं से होती है कि हम रिवाइज़ नहीं करते। तो आप अपना एक शेड्यूल ऐसा फिक्स कीजिए कि जिस दिन आपने जितना काम किया है आपने उसको रिवाइज़ करना ही करना है। चाहे वो 10 दिन का शेड्यूल बनाओ आप, चाहे वो 15 दिन का बनाओ, कि आपने 15 दिन बाद एक संडे ऐसा फिक्स कर लिया या संडे के अलावा कोई दिन ऐसा फिक्स कर लिया जहाँ आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन का काम भी कर रही हूँ मैं आज आपके लिए। तो रिवाइज़ करो, जितना रिवाइज़ करोगे चीज़ें उतनी ही आपको क्लियर होंगी। या सब्जेक्ट वाइज रिवाइज़ कर सकते हो आप, जैसे कि आपने सीडीपी कर ली। सीडीपी तो आप सबको बच्चों को बहुत अच्छे से आती है। मैंने देखा है आपके, कई बार मैं क्लासेस जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग करते हो। आंसर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से देते हो। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप गड़बड़ा जाते हो, मतलब कि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि इतने माइन्यूट से क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर रहे हैं। मैं इतने ईजी क्वेश्चंस को आप कैसे एकदम से गलत कर जाते हो। वो आपका सोशलाइजेशन वाला क्वेश्चन था उस दिन, इतना ईजी क्वेश्चन ध्यान ही नहीं गया आप सबका उसके। चलिए कोई नहीं, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और मैंने नोट किया था कि आप इतनी ईजी क्वेश्चंस को भी गलत कर रहे हो। ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ गलती करो, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो रिवाइज करो चीज़ों को। और जैसे सीडीपी है आपकी, आपका हिंदी पेडागोजी है, कुछ बच्चों की इंग्लिश पेडागोजी भी होगी, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स लाने में। आपका सीटेट का स्कोर तब बढ़ेगा अगर आप सब्जेक्ट को भी अच्छे से करोगे। सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ये तो स्कोरिंग है ही है आपका। साथ में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी बहुत स्कोरिंग है। एनसीईआरटीज़ पढ़िए बस आप इसके लिए। एनसीईआरटी जितना पढ़ेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और सब्जेक्ट में आपके नंबर भी उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में फिर कुछ और नया करवाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।